हेलो दोस्तों। उम्मीद है आपको कहानी पसंद आ रही होगी। तो चलिए आगे सुनते हैं कहानी का 10वां भाग, पार्ट 10, चांदपुर की चंदा। चलिए सुनते हैं कहानी। इंटरमीडिएट की परीक्षा का आज 5वां दिन है। फुलेश्वरी देवी इंटर कॉलेज चांदपुर के विद्यार्थी कमरे में परीक्षा दे रहे हैं और उनके घर वाले कमरे के बाहर से प्रश्नों का उत्तर खोजकर खिड़की से भेजते जा रहे हैं। एक लड़का खिड़की से चिल्ला रहा है, ए पापा चौथा हो गया, जल्दी से 5वां लाइए। उधर बगल वाली खिड़की से आवाज आ रही है, ए फूफा तीसरा छूट रहा है। एक लड़का तो अपने बाप पर ही दांत पीस रहा है। तब से इनसे प्रश्न साथ मांग रहे हैं। न इनको विद्या में मिल रहा है न काका में। घर में कहे कि तनी पढ़ लीजिए हो, एहू साल फेल करवा के मानेंगे। इतना सुनते ही 8वीं में 2 बार फेल सुखदेव मिश्र गाइड लेकर कूद रहे हैं। ए भाई तनिक इसमें 7वां खोज दो तो, हमारे लड़का का सिर्फ यही बाकी है। वो आदमी चश्मा निकाल कर खिसिया रहा है, अरे रुकिए भाई, आपका लड़का अभी 1 बार फेल हुआ है, हमारा वाला 3 बार फेल होने के बाद झोंटा बढ़ाकर भोजपुरी गायक बन गया है। बहुत देवता पीतर की भखौती के बाद तो इस साल फार्म भरा है। बताइए ना, उसका हम नकल करवाएं कि आपका करवाएं। बड़ा ही दुखद है। ये दुख सुनने के बाद सुखदेव मिश्र का मुंह चौथा जैसा सूख रहा है। इधर इसी स्कूल से इंटर पास कर चुके 4-5 लड़के इस अंदाज में गाइड और सीरीज से उत्तर निकाल रहे हैं मानो ताश खेलने बैठे हो। उत्तर मिल जाने के बाद प्रदीपुआ की खुशी का ठिकाना नहीं है। भाई न दे दो, गुड्डी जी को यही जीवनी लिखनी है। भाई न हमारे जीवन का सवाल है, ये मोहब्बत का सवाल है, आँखी क्रिया। इतनी याचना के बाद एक लड़के को दया आ ही रही। अच्छा भाई ले जाओ, गुड्डी जी से कह देना हम खोजे हैं। पर दीपुआ खिड़की पर चढ़ के कॉपी लिख रही गुड्डी जी को बुला रहा है। ए साली जी, अरे सुन रही हैं? ए साली जी 8वां हुआ? गुड्डी जी बेचारी वहीं से बैठे बैठे ना की मुद्रा में सिर हिला रही है। पर दीपुआ की बाछें खिल रही है, लीजिए हमारे पास है, लीजिए लीजिए जल्दी करिए। गुड्डी जी शर्माते हुए खिड़की पर आ गई हैं। बेचारी करें भी तो क्या करें। सुखारी जीजा को तो दिन रात इंजेक्शन लगाने से ही फुर्सत नहीं है, बस नाम भर के जीजा है। लेकिन भला हो प्रदीपुआ का जो इतने प्रेम से साली का ख्याल रख रहा है। ए साली जी पहले ये बताइए कि सच्ची में प्यार करती है कि खाली ऐसे ही देख देख हंसती है? हम 3 दिन से आज भी सूत नहीं पाए हैं। हमारा सब मोहब्बत भोर में जियान हो रहा है। लीजिए। ये सुनकर गुड्डी जी खिड़की पर शांत खड़ी है। बड़ा धर्म संकट है जी। समझ में नहीं आ रहा है कि इंटर की परीक्षा में पास हो जाएं या प्रदीपुआ के प्यार में फेल हो जाएं। इधर प्रदीपुआ का धैर्य टूट रहा है। अरे एक बार तो बोल दीजिए ना गुड्डी जी, कम से कम हम मोहब्बत के इम्तिहान में पास तो हो जाएं। अब गुड्डी जी के मासूम चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी हैं। का करें का ना करें समझ नहीं आ रहा है। इधर कक्ष निरीक्षक बित्तन कुमार खैनी बनाना छोड़कर वहीं से चिल्ला रहे हैं, ये क्या खिड़की पर रासलीला हो रहा है जी? ये कौन सा तमाशा लगाए हो यहाँ पर, आवारा कहीं का। ए जाकर बैठो तुम, कल अखबार में फोटो छप जाएगा, सेंटर सीज हो जाएगा, तब समझ में आ जाएगा। बेचारी गुड्डी जी मोहब्बत के इस दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को छोड़ने का फैसला करके सिर झुकाकर चुपके से नकल सामग्री लिए खिड़की से जाकर अपने सीट पर बैठ जाती हैं। इधर प्रदीपुआ की खुशी आसमान छू रही है। ए गुड्डी जी, और केवनो दिक्कत परेशानी होगा तो बताइएगा, इस बितना को तो हम कल चट्टी पर देख लेंगे। प्रिंसिपल साहब राम भरोसे जी मेरे मामा के सगे सार हैं, डर कब ना बात के। उधर कमरा नंबर 2 का माहौल इसलिए गर्म हो रहा है कि एक कक्ष निरीक्षक ने रेवती के बाबू साहब के हाथ से गाइड छीन लिया है। बाबू साहब के हाथ सगे पापा को गेट के बाहर ये बात मालूम हो गई है। वो लाठी लेकर मूंछ गरम कर रहे हैं। कवन मास्टर सारे के इतना हिम्मत है जो हमारे लड़का को नकल नहीं करने दे रहा है, निकल आज टांग तोड़ते हैं। इधर एक कमरे में गुटखा खा रहे 2 लड़के तो सिर्फ इसलिए परेशान हैं कि एक कक्ष निरीक्षक की ड्यूटी कर रहे मास्टर साहब सिर्फ अपनी सरहज का नकल करवा रहे हैं और बाकी लड़कों के हाथ से गाइड छीन ले रहे हैं। तब तक उसी कमरे से एक लड़का चिल्लाता है, ए मास्टर साहब तनी खैनी बनाइए, ऐसा प्रश्न आयल है कि मनवे हो जाए। मास्टर साहब खैनी बना रहे हैं। इधर कोने में 2 परीक्षार्थी मुंह लटकाकर बैठे हैं। उनको देखकर लगता है कि इनका इस दुनिया में कोई नहीं। समझ में नहीं आ रहा है कि ये लोग मेला घूमने आए हैं कि परीक्षा देने।
एक गुटखा चबा रहा विद्यार्थी उनसे पूछता है, काहे बैठे हो जी आप लोग, गाइड खोलकर लिखिए, इतना नकल का सुविधा पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। बैठे हुए लड़के मुंह में पान घुलाते हुए मंद मंद मुस्कुराते हैं। उनके बगल में बैठा एक दूसरा लड़का बताता है, यार तुम अपने काम पर ध्यान दो, ये मैनेजर साहब के कैंडिडेट हैं, हरियाणा राजस्थान आसाम बंगाल से आए हैं। इनको तो बस बैठकर टाइम पास करना है, इनकी असली कॉपी तो कार्यालय में लिखी जा रही है। लीजिए। अचानक परीक्षा सेंटर पर हल्ला होने लगा। पता चल रहा है कि सचल नकल रोधी दस्ता यानी उड़ाका दल चेकिंग करने आ गया। परीक्षा केंद्र के बाहर पुलिस का सायरन गूंज उठा। हर क्लासरूम में भगदड़ का माहौल हो गया है। कक्ष निरीक्षक चिल्ला रहे, फेंको फेंको, डीएम और एसपी दोनों आए हैं, इस बार जो पकड़ा गया उसको जेल से मुलायम सिंह के नाना भी नहीं निकलवा सकते। तब तक अचानक 4-5 लोगों का दल एक कमरे में धावा बोलता है और नकल कर रहे परीक्षार्थी से गाइड छीन लेता है। ए निकालो निकालो, फेंको फेंको, ए वहां से उठो, निकालो निकालो, ए मुंह में क्या रख रहे हो जी, गुटखा खाए हैं सर, तो जाकर मुंह साफ करो, नहीं तो सारा सेंटर साफ हो जाएगा। लड़का जल्दी जल्दी में खिड़की से गुटखा थूक रहा है। उधर पूरे सेंटर के कक्ष निरीक्षक और रनिंग गार्ड सबको समझा रहे, देखिए सब लोग गाइड फेंक कर अपने जगह पर सीधा बैठ जाएं, जितना आ रहा है उतना लिखें, नकल एकदम ना करें। सारे लड़के गाइड फेंक कर सीधा हो जाते हैं। तब तक मैनेजर साहब के पुत्र डब्लू नेता और प्रिंसिपल राम भरोसे जी छड़ी पटकते हुए पूछ रहे हैं, इस कमरे में कौन कौन सुविधा शुल्क नहीं दिया है जी? जो नहीं दिया है उसको तुरंत दूसरे कमरे में बिठाया जाए। इस सवाल पर सब चुप हैं। कमरे में एकदम शांति छा गई है। कुछ परीक्षार्थी क्या बोले समझ नहीं पा रहे। एक दूसरे मास्टर साहब टहलते हुए सूचना दे रहे हैं, देखिए आप लोगों से बार बार कहा जा रहा है कि नकल करने की जब इतनी सुविधा दी गई है तो इसके लिए सुविधा शुल्क देना ही पड़ेगा, लेकिन बार बार आप लोग सुविधा शुल्क देने में आनाकानी कर रहे हैं। अगर यही हाल रहा तो मैनेजमेंट को कोई कड़ा डिसीजन लेना पड़ेगा। डब्लू नेता ने जोश में लड़के का कॉलर पकड़कर खड़ा कर दिया है। इस कमरे में किस किस का सुविधा शुल्क बाकी है जी? ए बित्तन जी, सबका गाइड छीनो और पॉकेट चेक करो, ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे। एक दूसरा मास्टर डंडा बजाता है और मूड़ी नवाकर लिख रहे एक लड़के का कॉलर पकड़ लेता है। रे तेजू खान रुक, सुनाई नहीं दे रहा है कि डब्लू जी क्या बोल रहे हैं? इधर एक लड़का गुटखा को मुंह में शिफ्ट करके टोकता है, ए मार साहब, जो लड़के सुविधा शुल्क दे आए हैं उनको तो नकल मारने दीजिए, उनके हाथ से काहे गाइड छीना जा रहा है बताइए। मास्टर साहब ने आवाज की ऊंचाई को बढ़ा दिया है, चुप रहो, सब लोग कान खोलकर सुन लो, आज हिंदी में नकल करने दे रहे हैं, अभी मैथ और फिजिक्स सब बाकी है, सोच लेना तुम लोग उस दिन क्या होगा, जूता मोजा तक पहनकर नहीं आने देंगे। प्रिंसिपल साहब राम भरोसे जी अलग ही हाँक रहे हैं, मानो आज सुविधा शुल्क वसूली का टारगेट पूरा नहीं कर पाएंगे। कौन इस कमरे में ड्यूटी कर रहा है जी? जी सर हम हैं बित्तन। आप सेंटर सीज करवाएंगे क्या बित्तन जी? देख रहे हैं सिगरेट कौन फेंका है इसमें? जिस लड़के के बगल में सिगरेट का टुकड़ा है वो डर जाता है। सर जी हम नहीं, हम तो सिर्फ गुल लगाते हैं। इधर छड़ी चमकाने वाले मास्टर से एक लड़की कह रही है, ए मौसा जी 7वां नहीं हुआ, कहीं से भिजवा दीजिए ना। मौसा जी होठे पर उंगली रखकर इशारों में समझा रहे हैं, शांति शांति, इन सबको चले जाने दो, बस कुछ मिनट की बात है। डब्लू नेताजी के नेतृत्व में वसूली गैंग अब दूसरे कमरे में चला गया है। इस कमरे का माहौल जरा सा सामान्य हुआ है कि जिसके कारण समूचे वसूली गैंग की माँ बहन का तेज तेज स्मरण किया जा रहा है। कुछ परीक्षार्थी मुड़ी नवाकर फिर से गाइड में उत्तर खोज रहे हैं। इधर कक्ष निरीक्षक बोल रहे हैं, बस 20-25 मिनट टाइम है, जल्दी जल्दी बाकी प्रश्न करिए, जिनका हो गया है वो रिवीजन करें। उधर कोने में बैठे 2 परीक्षार्थियों में बहस चल रही है, यार तुलसीदास महाभारत में कि रामायण में? दूसरा समझदार लड़का चुप करा रहा, पागले हो काजी, रामायण महाभारत दोनों लिख दो, आधा नंबर तो आराम से मिलेगा। इधर पिंकी के हाथ रॉकेट की तरह चल रहे हैं, आंखें बार बार आसमान की तरफ देखती हैं और फिर कॉपी पर गड़ जाती हैं। इतनी एकाग्रता, इतनी प्रतिबद्धता कि आसपास बैठे सारे परीक्षार्थी परेशान हैं। लेकिन पिंकी इन सबसे एकदम बेखबर होकर दीप शिखा की व्याख्या करने के बाद महादेवी जी की जीवनी लिख रही है। जीवनी लिखने के बाद उनका एक चित्र भी बना दिया है, वैसी ही साड़ी वैसा ही चश्मा। उधर दूसरे कोने में बैठा मंटू का बुरा हाल है, बेचारे को लव लेटर लिखने के अलावा और कुछ लिखने की आदत ही तो नहीं है। पिंकी से पढ़ाई करने की इतनी सारी हिदायत के बाद भी ए से बी कॉपी में आते आते उसकी हालत खराब हो गई है। वो बार बार कोने से झांककर पिंकी को देख लेता है, पिंकी भी जब तब कनखी से मंटू को देख लेती है
तब तक दोनों की नजरें टकरा जाती हैं। पिंकी की आंखें शर्म के मारे उठ नहीं रही हैं, मानो कितनी बड़ी गलती पकड़ ली गई है। इतने में कागज का टुकड़ा आकर पिंकी के आगे गिर जाता है। पिंकी देख रही है, पगले ने कुछ पूछा है। एक अरेजा उपमा अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखकर फेंक दो। तुम्हारी कसम बस यही एक प्रश्न छूट रहा है। पिंकी ने उसी कागज पर उत्तर लिखकर फेंक दिया है और मन ही मन मंटू की शैतानी पर मुस्कुरा रही है। तब तक एक एक मास्टर साहब इस फेंका फेंकी को देख लेते हैं। एक लड़के, क्या फेंक रहे हो जी? तब से देख रहे हैं कि बेचैनी नहीं जा रहा है तुम्हारा। शांति से मूड़ी गड़ा कर क्यों नहीं लिख रहे हो? 20 मिनट है, बस 20 मिनट। मंटू सिर नवाकर उपमा अलंकार का उदाहरण देखता है। उदाहरण के आगे पिंकी ने लिखा है, मुख चांद सा सुंदर है। यह मुख की उपमा चांद से दी गई है। हाय, मंटू उपमा अलंकार का उदाहरण देखकर सुलग रहा है। सांस कहाँ से आ रही है और कहाँ जा रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। मन कहता है कि बाप रे, ये उदाहरण है, जिए न देवू का हो चांदपुर की चंदा। मन तो कर रहा है कि उदाहरण के नीचे उगनवा लिख दें, चांद तारे फूल शबनम तुमसे अच्छा कौन है। लेकिन नहीं, कॉपी चेक करने वाला मास्टर बहुत हरामी होता है, सब गाना पढ़कर फेल कर देगा। लेकिन फेल हो या पास, सब मिलाकर मंटू को आज पहली बार परीक्षा देना, पढ़ना और लिखना अच्छा लग रहा है। पहली बार उसे मन कर रहा है कि काश दिन भर रात भर ऐसे ही परीक्षा होती रहे, ऐसे ही पढ़ाई चलती रहे और हमेशा पिंकी आंखों के सामने रहे तो कितना अच्छा हो। लीजिए, तब तक घंटी लग गई, कॉपियां छीनी जा रही हैं, कुछ लड़के आंख मल रहे हैं। हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान वाले लड़कों को जमाई आ रही है। उधर कार्यालय के सामने डब्लू नेता नोट गिनते हुए प्रिंसिपल साहब को डांट रहे हैं। बहुत कम कलेक्शन हो रहा है, कल से किसी तरह व्यवस्था टाइट करिए वरना इस साल का टारगेट पूरा नहीं हो पाएगा। कम कलेक्शन सुनकर रनिंग गार्ड बने मनोहर मास्टर बित्तन पर चिल्ला रहे हैं, मात्र 15 मिनट शेष हैं, जल्दी करिए बित्तन जी, जल्दी। बित्तन जल्दी से कलकत्ता वाले लड़कों की तरफ जाकर पूछ रहा है, और दादा क्या हाल है, मजा है ना? पांचों लड़के जमाई लेते मुस्कुरा रहे हैं। सब ठीक बित्तन दा, एक पान वो तो खिलाइए ना, बैठे बैठे मिजाज गड़बड़ा रहा है। तब तक एक दूसरा लड़का पूछ रहा है, दादा ऐसा लग रहा है कि सब लड़का लोग परीक्षा देने नहीं पिकनिक मनाने आए हैं। बित्तन पान देते हुए मुस्कुरा रहा है, अरे भाई पिकनिक ही समझिए, सुविधा शुल्क टाइट है तो सब सुविधा है। लीजिए, उधर मंटू को असुविधा हो रही है, इतना जल्दी 3 घंटा कैसे हो गया जी? अरे अभी तो पिंकी को मन भर देखे भी नहीं थे यार। कक्ष निरीक्षक सूचना दे रहे हैं, देखिए अगली परीक्षा होली के बाद होगी। जो सुविधा शुल्क नहीं देगा उसे अकेले फील्ड में बैठाया जाएगा। ऐसी व्यवस्था श्री डब्लू जी का आदेश है। मंटू के पास बैठा एक लड़का सिर नीचे करके खिसिया रहा है, फोर्थ जी का आदेश हमारे इस सर पर, गुटखा खाने का पैसा तो है नहीं, इनको हम सुविधा शुल्क दे दें। अलग बैठा देंगे तो उसी दिन इतना बम मारेंगे कि सारी प्रिंसिपल ही और मैनेजर ही भीतर घुस जाएगी। मंटू से समझा रहा है, ए भाई कोई बात नहीं, डब्लू जी चांदपुर के प्रधान बनने वाले हैं, इज्जत करो इज्जत। लीजिए, इसी हो हल्ला के बीच घड़ी ने शाम के 5 बजा दी। फाइनल घंटी बज गई, आज की परीक्षा समाप्त हो गई। सारे परीक्षार्थी अब घर जा रहे हैं। दूर प्रदेशों से परीक्षा देने आए विद्यार्थियों के लिए आज मुर्गे और लिट्टी की व्यवस्था की गई है। यह चर्चा का विषय बन गया है। उधर बित्तन कॉपियों की गिनती करके बंडल बना रहा है। इधर मंटू ने घर जाते हुए पहली बार पिंकी की तरफ देखकर कुछ बुदबुदाया है। पिंकी भी आज पहली बार उसे देखकर मुस्कुराई है, मानो प्रेम की शुरू हो रही परीक्षा का आज प्रवेश पत्र मिल गया हो। मानो दोनों की आंखें कह रही हों कि प्रेम जब साथ हो तो कोई भी परीक्षा खूबसूरत हो जाती है। मंटू यही सोचकर मुस्कुरा रहा है। इधर सविता पिंकी से पूछ रही है, वही चांदपुर की चंदा, होली में रंग लगाने आओगी ना? पिंकी हंस रही है, प्रेम की वही उजली हंसी। क्या कहें समझ नहीं आ रहा है। मारे शर्म के गाल पर गड्ढे बन गए हैं। शायद मंटू ने इन गड्ढों में रंग भर दिया है, प्रेम की होली का रंग। आज होली है। चांदपुर के बुढ़वों के सरदार झांझा बाबा की दलान में आज गाने बजाने वालों की मंडली जुटने लगी है। कल सांझ को ही भांग और दारू पीने वालों का प्रवेश निषेध करते हुए नोटिस जारी किया गया था कि फगुआ गवाई में किसी का मुंह महक गया, उसको समाज के से बिना किसी नोटिस के बाइकआउट कर दिया जाएगा। इसी नोटिस का असर ऐसा हुआ कि गांव के शरीफ बुजुर्ग झाल मंजीरा लेकर दालान में बैठ गए हैं। बीच में शंकर पार्वती जी, हनुमान जी का फोटो और उस ऊपर माला चढ़ा दिया है, अगरबत्ती दिखाया है खेदन और रमेशर ने। तब तक गांव के ढोलकवाह दुखी चौधरी ने धीन मार कर ढोलक का साउंड चेक किया।
और मन ही मन सीना तान कर कहा, वाह रे दीना चौधरी, जनानी ढोलक को भी मर्दानी की तरह रखा है। हारमोनिया मास्टर ने भी हवा देकर हारमोनिया की रीढ़ को ठीक किया है। अब सारे झलवा तैयार हैं। इधर टेरी भरने वालों ने भी कमर कस लिया। इनको देखकर लगता है कि सब लोग आज ही वज्रासन सीख कर आए हैं। तब तक झांझा बाबा ने चिलम में गांजा चढ़ाकर शिव के सामने रखकर दोनों बाहों को ऊपर उठा दिया है। बोली बोली शंकर भगवान की जय, बोली बोली काली मैया की जय, सरजू माई की जय। हारमोनिया मास्टर ने धुन बजा दिया है। ढोलकवाह दुखी ने एक जोर से तिहाई मारा है। तक धीरावे झांझा बाबा के मुंह से निकल गया, शिव शंकर खेले भाग जोगिन संग लिए। दुखी ढोलकवाह ने झट से ताल दीप चंदी शुरू कर दिया। धान दीन धा धा दीन। कोरस गाने वाले तार सप्तक पर जाकर कोरस देने लगे। संग लिए हो संग लिए, शिव शंकर खेले भाग गौरी संग लिए। थोड़ी देर में चांदपुर की फिजाएं बुजुर्गों के सामूहिक अंतर्नाद से गूंज उठी हैं। गांव की रग रग में एक लहर सी दौड़ रही है। साल भर कटाई दवाई में थका मन तरोताजा हो रहा है। सिया निकसे अवधवा के ओर होलिया खेले राम लला, वार जवान वाह। झांझा बाबा अपना सब दुख भूल गए हैं। गांव की तमाम बुजुर्गों की सोनी पड़ी नाड़ियों में लोग ऊर्जा संचरित हो रही है, जिसमें उत्तेजना नहीं कि स्थायित्व है। वही स्थायित्व जो इसी लोक की आत्मा के संगीत से पैदा हुआ है, जो काट रहा है अवचेतन में छिपे वर्षों पुराने नैराश्य को, साट रहा है बेचैनी की उगती दरारों को, छांट रहा है उदासी के घने बादलों को। झांझा बाबा कह रहे हैं, दीना चौधरी की पतोह तो बड़ा जबरदस्त पुआ बनाती है रमेसर। कटहल की रसदार तरकारी और एक थरिया पुआ, साथ में घर का बना पापड़। ए भाई गायक लोग, पहले नाश्ता करो, पेट में अन्न रहेगा तबे ढोलक पर हाथ चलेगा और मुंह से आवाज निकलेगी। सब लोग एक एक पुआ खा रहे हैं। बाबा बोले, ए भाई कम कम खाना। लीजिए, लौंडे कहाँ से आ गए जी? इनको कौन बुलाया? सत्य प्रकाश, गुड्डू, संतू, प्रदीप, मंतोष और फूंकन मिस्त्री। खेदन हाथ में पुआ लेकर पूछ रहा है, कहाँ से जी? झांझा बाबा सबका स्वागत कर रहे हैं। चांदपुर के सब लोग आ गए क्या जी? फजलुआ को बुलाकर पुआ खिलाओ कि खाली ईद में सेवई खाओगे? अरे उसको सुबह खिला दिए बाबा, अब तक तो दारू मारकर कहीं मुर्गा छील रहा होगा। ऐलान हुआ भाइयों बहनों, अब सुनिए लुकारी उर्फ चिंगारी जी की आवाज में एक धधकता फगुआ। हारमोनिया झाल वाले तैयार हैं। बलिया जनपद की आग्नेय धारा के कवि चिंगारी जी डायरी के पन्ने पलट रहे हैं। सत्य प्रकाश खिसिया रहा है, अरे गाइए महाराज, ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र नहीं है, चांदपुर है, चांदपुर। चिंगारी जी का गला बैठ गया है। यद्यपि काफी दिनों से अनवरत काव्य पाठ के कारण गले में शुष्कता आ गई है, किंतु आप लोगों से सहयोग अपेक्षित है। सत्य प्रकाश खिसियाता है, अरे गईबा यद्यपि के फूफा, रसदार फगुआ नहीं हुआ तो हम लोग चले जाएंगे। मंतोष भी खिसिया रहा है, अरे बड़ा स्लो आदमी है आप चिंगारी जी, पता न कौन आपका नाम चिंगारी रख दिया। दुखी ढोलकवाह को बर्दाश्त नहीं हो रहा है, रह रह कर मुड़ी हिलाकर एक तिहाई मार देता है। झाल मंजीरे वाले भी टुनटुना देते हैं, छन 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 धा दी दीन। गुड्डुआ को बर्दाश्त नहीं हुआ। लीजिए, शुरू हो गया। नगभेसर कागा ले भागा, मुरसैया भागा ना जागा। वाह रे गुड्डुआ जवान, ये आवाज की ताकत है। चांदपुर के हर घर के भीतर ये आवाज आ रही है और ऐसी जा रही है कि बूढ़ी बेल रही मनोज में भौजी का चेहरा देखते खिल गया है। ढोलक की थाप के साथ उनका हाथ भी तेज हो रहा है। चूड़ियां खनकाने लगी हैं, मानो ये चूड़ियां भी दूर बज रहे ढोलक की संगति कर रही हो। उड़ी उड़ी कागा पलंग पर बैठे। पलंग, अरे पलंग ई का होता है रे मट लगना। जब से मनोज में भौजी के सैया जी ट्रांसफर सियाचिन में हुआ है, तब से भौजी ने पलंग की तरफ देखा तक नहीं है। सेजिया का रसले भागा, हाय रे सेजिया, पूछो दीना की पतों से, जिसका मर्द जब से पैसा कमाने सूरत चला गया है, तब से फगुआ के दिन पुआ दूध से नहीं आग के लोट से बनाती है। मुरसैया भागा ना जागा, सैया भागा सैया कारे। वो दिल्ली, मुंबई, फरीदाबाद, सूरत और लुधियाना की फैक्ट्री और मिलों में काम न करे तो चांदपुर में चूल्हा जलेगा। यही बेरोजगारी और पलायन तो सबसे बड़ा कागा है रे गुड्डुआ। अब गांव का असली गायक प्रदीपवा ने सुर लगा दिया है। गोरिया पतरी जैसे लचके लवंगिया के डाढ़,
मंटू को अब जाकर कुछ फगुआ समझ में आया है, उसमें भी बस 2 ही शब्द, गोरिया और पतरी। ए चांदपुर की गोरिया, उसका मन नाच रहा है प्रेम की नाच। कवि चिंगारी जी सत्यप्रकाश को समझा रहे हैं, यद्यपि उच्च कोटि का साहित्य उर्दू और खड़ी बोली में ही नहीं वरन लोकगीतों में भी होता है। उपमा तो देखिए जरा, कवि कह रहा है नायिका इतनी पतली है कि उसकी कमर लौंग के पेड़ की डाली जैसी लचक रही है। पास बैठे लोग सहमति में सिर हिलाते हैं। तब तक अगली लाइन प्रदीप ने गा दी है, पनवा नियर गोरी पतरी फुलवा नियर सुकुवार हो। मंटू का हृदय पुलकित हो रहा है, फूल जैसी सुकुवार तो है ही मेरी पिंकी, एकदम सरसों और चना के फूल जैसी। अब जोगीरा हो रहा है। जोगीरा वही ना जिसको बिना सुने फगुआ सुनना बेकार जान पड़ता है। कहते हैं बैजनाथ बाबा गांव के नामी जोगीरा गायक हैं। भर फागुन गांव की भौजाइयों को के वो एकमात्र देवर बन जाते हैं, क्योंकि उनके मुंह से जोगीरा सुनना राम के मुंह से राम कथा सुनने जैसा लगता है। झांझा बाबा ने आदेश दिया और बैजनाथ बाबा ने जोगीरा ललकार दिया, सारा रा रा जोगीरा सारा रा। वाह भाई वाह, वाह वाह खिलाड़ी वाह। होली खेलें चारों भैया महान, चारों भैया महान। वाह जोगी जी वाह, वाह खिलाड़ी वाह। डंका बजावे ले वीर हनुमान, सिया रामचंद्र की जय। वाह वाह वाह, जियो रे जवानों, अद्भुत आनंद। अब उठो भाई, अब आएगा असली मजा। अरे असली मजा तो तब आएगा जब बुड्ढी जी को रंग लगाया जाएगा। ए चुप रहो, बड़ा बुजुर्ग लोग यही हैं। अरे ससुर, रंग डालने की बात हो रही है। लड़के सब साली जी में रंग डालने के लिए बेचैन है। प्रदीपवा का दिल आटा चक्की की तरह धुकधुका रहा है, लेकिन सुखारी डॉक्टर तो गायब है। का तो किसी के भैंस की तबीयत सही नहीं है। यार होली को भी गायब? ना भाई, ये रंग न लगवाने का बहाना है। सत्यप्रकाश धीरे से कह रहा है, गुड्डू जी को बुलाइए, थोड़ा थोड़ा लगवा लें। सुखारी की माई गरिया रही हैं, आवा दोगला मत लगना। गुड्डी जी इस गाली को नजरअंदाज करके खिड़की से प्रदीपवा को देखकर हंस रही हैं, एकदम कातिल हंसी। लड़के लियो लियो कर रहे हैं, रे भाई उत्तर टोला होली खेलने चलना है का? सब कह रहे हैं उस टोला में होली खेलने वाला कोई नहीं है, अबीर के समय चला जाएगा। रंग में रंगाई लड़कों की आंखों को देखकर राकेश मंटू को समझा रहा है, रंग खेलने से फेस की शाइनिंग खत्म हो जाएगी, आदमी करिया हो जाता है। मंटू जब से शाइनिंग वाली बात सुना है तब से उदास हो गया है। सब होली का मजा खराब हो रहा है। काहे लगा दिया रे तू लोग साला, सब फेस का ग्लो खत्म हो जाएगा तो क्या मुंह दिखाएगा अपने पिंकिया को। राकेश उसे समझा रहा है, अरे बकलोल क्या हो गया, पिंकिया को तो देखते ही तुम्हारा फेस अपने आप चमकने लगता है, अपने आप। मंटू हंसता है, ए राकेश का रे? ए यार, अब तो बस एक ही अरमान है, पिंकी गुड़िया की शादी में आ जाए और अकेले में एक मुलाकात हो जाए। राकेश उसे आश्वासन देता है, आ जाएगी भैया आ जाएगी, चिंता मत कर। रंग का नशा बढ़ता जा रहा है। मंटू उंगलियों पर गुड़िया की शादी का दिन गिनता है, बस 1.5 महीने और 1.5 महीने। ए राकेश, 1.5 महीने बाद 2 चांद मिलेंगे, चंदा और शशि। तो दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों को कहानी पसंद आ रही होगी, और अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।